आर्थर एक अमीर लेकिन अकेला नौजवान है जिसे लगातार हत्यारे ढूंढते रहते हैं जब तक कि उसने अपनी हिफाजत के लिए एक बहुत खूबसूरत रोबोट को किराए पर नहीं लिया, बिना ये जाने कि मैं असल में एक इंसान हूँ और फिर तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। कहानी तब शुरू होती है जब एक बड़े ग्रुप के वारिस आर्थर अपने मैनेजर का खुशामदीद करता है। मैनेजर एक गुलाबी बालों वाली लड़की के साथ आता है जिसे मारी नाम की रोबोट के तौर पर पेश किया जाता है। ऐसा लगता है कि कई कोशिशों के बाद वो लोग आखिरकार वो मानव जैसी रोबोट बनाने में कामयाब हो गए हैं जिसका आर्थर ने अनुरोध किया था। आर्थर तुरंत आकर्षित हो गया और रोबोट के मानव जैसा रूप देखकर और भी प्रभावित हुआ। हालांकि भले हाई डिजाइन असल आदमी जैसा हो, आर्थर को लगता है कि उसने निर्णय लेने से पहले और भी अधिक देखने की जरूरत है। अचानक कमरे की घड़ी फट जाती है जिससे गहरा धुआं उठता है। आर्थर का सहायक जल्द ही जांच के लिए दौड़ता है, लेकिन खुशकिस्मती से उस कुछ नहीं होता। आर्थर कमरे में देखकर बुरी घटना का कारण ढूंढता है कि उसकी नजर एक आश्चर्यजनक चीज पर पड़ी। उसने महसूस किया कि मरी इस घटना के दौरान बिल्कुल चुप थी और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। आर्थर पूरी तरह से हैरान था, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने वाला था उसने एक सेविका को गुजरते हुए देखा। उसने यूएस लड़की को रोक लिया क्योंकि वही घड़ी बदलने की जिम्मेदार थी। पहरेदार ने जल्दी से उस पकड़ लिया और उस चीखते हुए ले गया, ये बताते हुए कि वो सिर्फ हुक्म मान रही थी। आर्थर ने अपनी तेज समझ का इस्तेमाल किया और यूएस जगह के आसपास स्ट्रेटेजिक तरीके से मौजूद हथियारों को निशाना बनाया जिनका मकसद उस खत्म करना था। आर्थर के पहरेदार ने तुरंत कार्रवाई की, सभी दरिंदों को पकड़ लिया। जल्द ही आर्थर के लिए फूलों का एक गुलदस्ता भेजा गया, लेकिन उसमें भी एक चाकू छुपा हुआ था जो हत्या की एक और षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। यही वजह है कि आर्थर लोगों से नफरत करता है, क्योंकि उस विश्वास है कि वो अपनी ख्वाहिशों के लिए कंजूस और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। लोगों पर निर्भर होने से बचने के लिए उसने निशान चीजों पर भरोसा किया। असल में आर्थर को उसके परिवार के लोगों ने उसे एक अनोढ़ी बच्चा होने के कारण निकाल दिया था, लेकिन फिर भी वो वारिस बनने में कामयाब हो गया। ये नफरत समझाता है कि उसकी जान हमेशा खतरे में क्यों रहती है। मैं कमरे में बिल्कुल चुप खड़ी रही जब आर्थर इस बात पर गुस्से में था कि वो झूठे लोगों से कितनी नफरत करता है और उन्हें खत्म करने के लिए कुछ भी करेगा। आर्थर जो नहीं जानता था वो ये है कि मैं असल में रोबोट नहीं हूँ, बल्कि एक लड़की हूँ जो कभी मार्शल आर्ट्स की देवता थी। मेरे माता पिता की मृत्यु को स्पष्ट कर दिया गया था, यही कारण है कि मैंने एक रोबोट नौकरानी होने का खतरनाक काम स्वीकार किया। उस क्षण आर्थर ने खुद को नौकरानी के साथ अकेला छोड़ देने के लिए कहा, जिसने मुझे मौत के डर से भर दिया, क्योंकि मुझे डर था कि भले ही मैं रोबोट की तरह काम करूं, आर्थर मेरे भेष को देख लेगा। आर्थर करीब आया और मुझे लगा जैसे मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, क्योंकि अगर उसे सच्चाई का पता चला तो मुझे मार दिया जाएगा। फिर भी मैंने खुद को ये समझाने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत रखा कि मैं वास्तव में एक रोबोट नौकरानी थी। आर्थर का रवैया तुरंत बदल गया और वो एक बच्चे की तरह खुशी से उछलने लगा, खुश था कि आखिरकार उसे वो मिल गया जो वो चाहता था। अगली सुबह बटलर, एकमात्र व्यक्ति जिसे मेरी असली पहचान पता थी, ने घोषणा की कि मुझे अपने मालिक को अकादमी ले जाना होगा क्योंकि उसकी जान खतरे में है। मैंने बटलर द्वारा तैयार किए गए सैंडविच को निगल लिया, क्योंकि मैं तब तक नहीं खा सकता था जब तक आर्थर बाथरूम में न चला जाए। मैंने अपना हिस्सा खा लिया और बटलर के सैंडविच को भी ले भागा। वो केवल शांति से कामना कर सकता है कि मैं सुरक्षित रहूं, क्योंकि हम दोनों मारे जाएंगे यदि आर्थर को पता चला कि मैं वही हूं जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है, इंसान। स्कूल जाने के समय तक मेरी टैक्सी कुछ सेकंड देर से पहुंची थी, लेकिन आर्थर ने उसे बुरी तरह से डांटा। स्कूल जाते समय आर्थर ने मुझे अपनी दैनिक यात्रा बताई, मुझसे उसके साथ रहने के लिए इंसान की तरह व्यवहार करने को कहा। मैंने सहमति व्यक्त की, लेकिन जब मैं अकेला था तो मैंने गलती से 2 लड़कों को टक्कर मार दी और जल्दबाजी में माफी मांगी। हालांकि उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया और मेरा मजाक उड़ाने लगिया, कहते हुए कि मैं एक रोबोट की तरह दिखता हूँ। मुझे कोई ठेस नहीं पहुंची, क्योंकि मैंने ये बचपन से सुना था। मेरी माँ ने अक्सर मुझे अपनी भावहीन अभिव्यक्ति के लिए डांटा और अब मुझे इस उलझन में पकड़ लिया गया। जब आर्थर आया तो उन दोनों ने आर्थर को देखा और तुरंत भाग गए। मैंने आर्थर को मेरा बचाव करने के लिए धन्यवाद दिया और उसने धीरे से मेरे सिर को सहलाया, कहते हुए कि उसे मेरी भावहीन प्रतिक्रियाएं सुंदर लगी। मैंने इस प्रशंसा के आगे अपनी खुशी को छिपा दिया, क्योंकि ये लगभग पहली बार था जब मुझे ऐसी कोई प्रशंसा मिली हो। उस दिन के अंत में आर्थर अपने भाई मेयनार्ड के साथ बैठक में बैठा। बाहर से आर्थर और मेयनार्ड ने विनम्र अभिवादन का आदान प्रदान किया, लेकिन गहराई से वे एक दूसरे को कोस रहे थे। मेयनार्ड चाहते थे कि आर्थर गायब हो जाए ताकि वो वारिस बन सके, और ये पता चला कि वो आर्थर को खत्म करने के लिए भेजे गए हथियारों में से एक था। मैं भाइयों के बीच गहरी दुश्मनी को आसानी से महसूस कर सकता था और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये दोनों लोग बेहद करीब थे। भले ही मेयनार्ड लगातार आर्थर को नीचा दिखाने की योजना बना रहा था। मेयनार्ड ने शौचालय जाने की इजाजत मांगी और जब वो बाहर निकला तो वो इस बात से नाराज था कि वो अपने छोटे भाई को खत्म नहीं कर सका, बिना ये जाने कि मैं ठीक उसके पीछे खड़ा था। और जब मैं अचानक दिखाई दिया तो मेयनार्ड लगभग डर से पेशाब कर बैठा। मेयनार्ड ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और मैंने शांति से अपना परिचय एक रोबोटिक नौकरानी के रूप में दिया।
मेनार्ड ने मुझे करीब से देखने के लिए संपर्क किया और आर्थर की तरह वह जल्दी से विश्वास कर गया कि मुझ में कोई मानवीय भावना नहीं है। फिर मैंने मेनार्ड से कहा कि मैं इंसानों की तरह मुस्कुराने जैसी चीजें कर सकती हूँ। मैंने ऐसा करके साबित किया एक भयानक मुस्कान के साथ, जिससे वो डरकर भाग गया। इसके बाद मैं आर्थर के कमरे में गया और उससे एक विशेष अनुरोध प्राप्त किया। वो चाहता था कि मैं उसे अपनी गोद में बिठाऊं और मैंने सहमति व्यक्त की। जब वो वहाँ लेटा हुआ था, उसने स्वीकार किया कि वो और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था और हर कोई उसके खिलाफ था। आश्चर्यजनक रूप से मैंने उसे आश्वस्त किया कि वो मुझ पर भरोसा कर सकता है। मैंने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो मैं उसकी तरफ रहूंगा। ये सुनकर आर्थर का चेहरा आशा और राहत से चमक उठा। वो मेरे आश्वासन के लिए आभारी था और फिर मेरी गोद में सो गया। मूल रूप से मैं आर्थर के बहुत करीब आ गया था और अब मैं उसकी रक्षा करना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने कभी मेरी रक्षा की थी। हालांकि मैं अभी भी उसे झूठ बोलने के जाल में फंस गया था। कुछ दिनों बाद आर्थर शाम को एक भाषण में भाग लेने की तैयारी कर रहा था। जल्द ही एक टैक्सी उसे लेने आ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अंदर चला गया और कार निकल गई, मुझे घर पर अकेला छोड़ दिया। कार के जाने के कुछ ही सेकंड बाद एक और कार दिखाई दी, जिसमें ड्राइवर ने कहा कि वो आर्थर को लेने आया है। नौकरानी घबरा गई, लेकिन जब वो वापस मुड़ी तो मैं गायब हो गया था। मैंने खतरे को महसूस किया और कार का पीछा किया। एक प्रोग्राम किए गए रोबोट की तरह चल रहा था। पता चला कि मेनार्ड आर्थर के अपहरण के पीछे था और आर्थर अंदर बंधा हुआ था। मेनार्ड जोर से हंसाड़िंगे बघाड़ता रहा कि आखिरकार उसने आर्थर की परेशान करने वाली नौकरानी के लिए काम कर ही दिया। मेनार्ड ने आर्थर से कहा कि उसे नौकरानी चुनते समय अधिक सावधान रहना चाहिए था और उसे एक और मौका मिलेगा, क्योंकि वो उसे जल्द ही खत्म करने वाला था। तत्काल मैं कार की छत पर प्रकट हुआ शांत भाव से आर्थर से कहा कि मैं उसे वापस लेने आया हूँ। मेनार्ड घबरा गया और उसने ड्राइवर को कार भगाने का आदेश दिया, क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ। डाकू ने मुझे बाहर निकालने के लिए जितनी तेजी से हो सके कार भगाई और डाकू सफल रहा। मैं जमीन पर गिर गया, लेकिन पीछा करना नहीं छोड़ा। जल्द ही आर्थर को मेनार्ड द्वारा एक गोदाम में ले जाया गया, जिसने उसे खत्म करने की योजना बनाई थी। मौत के इतने करीब होने पर भी आर्थर मेरी चिंता कर रहा था। मेनार्ड जोर जोर से हंसाया, मानकर कि कार से फेंके जाने पर मैं टुकड़ों में बिखर गया था। आर्थर ने कहा कि वो उस डाकू को कभी माफ नहीं करेगा जिसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कामना की थी, लेकिन मेनार्ड ने उस पर एक रोबोट के लिए डरपोक होने का मजाक उड़ाया। मेनार्ड पल का आनंद ले रहा था, तभी उसने अचानक अपनी आवाज सुनी। ये डाकू का एक रिकॉर्ड किया गया संदेश था जो आर्थर को धमकी दे रहा था। घबराकर उसने अपने आदमियों को आर्थर का सामान खंगालने का आदेश दिया। उन्होंने उसके पर्स में एक फोन पाया, जिससे मेनार्ड सन्न रह गया। डाकू ने पूछा कि क्या आर्थर ने उस कॉल को रिकॉर्ड किया था, और आर्थर ने खुलासा किया कि निगरानी उपकरण उसके सूट में छिपा था। आर्थर ने डाकू से कहा कि फाइल क्लाउड पर अपलोड कर दी गई थी और डाकू को चेतावनी दी कि अगर इसे सार्वजनिक किया गया तो क्या होगा। मेनार्ड ने परिणामों की कल्पना की और महसूस किया कि अगर ये फैल गया तो वो नष्ट हो जाएगा। उसने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया, किसी चीज की जांच करने के बहाने गोदाम से जल्दी से निकल गया। वो गाड़ी चलाकर चला गया, अपने गुर्गों को आर्थर के साथ छोड़ गया। जब दोनों आर्थर को खत्म करने की तैयारी कर रहे थे, तब मैं कमरे में घुस गया और आसानी से उन्हें नीचे गिरा दिया। डाकू गोदाम से भाग निकले, लेकिन उन्हें पैदल चलना पड़ा क्योंकि कार जा चुकी थी। मैंने आर्थर को खोल दिया, लेकिन इससे पहले कि हम जश्न मना पाते, लड़ाई के दौरान बिखरा हुआ ईंधन सिगरेट से जल गया। लपटों ने हमें अंदर से घेर लिया और मैंने जल्दी से एक रास्ता खोज लिया। जबकि आर्थर हाँफ रहा था, मैंने छत के पास एक निकास पाया और आर्थर से कहा कि मैं उसे ऊपर उठाऊंगा, भले ही मैं साथ न जा सकूं। आर्थर ने मुझे बलिदान करने से मना कर दिया, लेकिन ये महसूस करते हुए कि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैंने अंततः अपनी भावनाओं को प्रकट किया। मैंने स्वीकार किया कि जब भी मैं उसके साथ होता हूं तो मुझे खुशी होती है। फिर उसे आश्वस्त किया कि मैं आग से बच जाऊंगा, क्योंकि मैं एक रोबोट हूं। मैंने समझाया कि मैं हमेशा रीसेट कर सकता हूं। ये सुनकर आर्थर ने मुझे इमारत से बाहर धकेल दिया, जबकि मैं अंदर फंस गया। अंत में मैं धुएं के कारण बेहोश हो गया, लेकिन जब मैं उठा तो मैंने खुद को महल में वापस पाया। आर्थर मेरे बगल में था। पता चला कि आर्थर ने मुझे बचाने के लिए प्रबंधक को बुलाया था और वो समय पर आ गया था। अचानक आर्थर ने कहा कि उसके पास मेरे लिए एक सवाल है। मैं और नौकर दोनों ही बेहोश हो गए। हमने उस सवाल का अंदाजा लगा लिया जो वो पूछना चाहता था। आश्चर्य की बात है, आर्थर चुप हो गया और ये जानने का नाटक करना जारी रखा कि क्या मैं एक इंसान या रोबोट था। इसके तुरंत बाद आर्थर ने अपने बंगले में कुछ अमीर हस्तियों के स्वागत के लिए एक शानदार बगीचे की पार्टी आयोजित करने की तैयारी की। उसने मुझसे कहा कि ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसके पिता ने उसे ये आयोजन करने का काम सौंपा था, जबकि वो काम से बाहर था। कार्यक्रम के महत्व को समझते हुए मैंने किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को खत्म करने का वादा किया जो पार्टी को खराब करने की कोशिश कर सकता है। आर्थर ने तब मुझे एक अधिक महत्वपूर्ण काम सौंपा। जब मैंने उत्सुकता से पूछा कि क्या है, तो उसने मुझे चौंका दिया जब उसने कहा कि वो चाहता है कि मैं हरे अंगूरों के गुच्छों को हटा दूं, क्योंकि वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सका। इसके तुरंत बाद कार्ल और शार्लोट नाम के 2 रिश्तेदार पार्टी में आए। आर्थर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, आसानी से बातचीत की, जिसने मुझे पूरी तरह से भ्रमित कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि उसका पूरा परिवार उससे नफरत करता है।
नौकर रॉय ने धीरे से समझाया कि वे दोनों वास्तव में आर्थर का पक्ष ले रहे थे। बातचीत के दौरान शार्लोट ने देखा कि आर्थर सामान्य से अधिक खुश लग रहा था और पूछा कि उसे इतना खुश क्या बना रहा है। गर्व की मुस्कान के साथ आर्थर ने अपनी चाची को परिवार के सबसे नए सदस्य एक सुंदर रोबोट नौकर का परिचय दिया जिसे उसने हाल ही में प्राप्त किया था। शार्लोट ने करीब से देखने का फैसला किया और जब मैंने उसकी जासूसी भरी निगाहों को देखा तो मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मुझे पकड़ लिया गया है। संदेह को कम करने के लिए रॉय ने जल्दी से हस्तक्षेप किया और मुझे वाइन डालने के लिए खींच लिया। इसके बाद मैंने अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया, आसानी से कई ट्रे ले गया। मैंने एक असली रोबोट नौकर होने का भ्रम पैदा करने के लिए एक बार में कई कांच भी पकड़े। शार्लोट की बिल्ली ने चश्मा गिराने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे बचा लिया। सुरक्षा ड्यूटी करते समय मैंने अभी भी आर्थर के विनम्र अनुरोध का पालन किया कि मैं हर हरे अंगूर को उठाऊं जो मुझे मिल सके। गश्त के दौरान मैंने बंगले में घुसने वाले एक संदिग्ध आदमी को देखा और उसे नीचे गिरा दिया। ये महसूस करते हुए कि वो अकेला नहीं हो सकता है, मैंने किसी भी छिपे हुए खतरे को खोजने के लिए बंगले को स्कैन करने के लिए अपनी स्कैनिंग क्षमता को सक्रिय किया। जैसे ही मैं गलियारों से गुजरा किसी ने मुझे अचानक पीछे से धक्का दिया। मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, हमलावर को काबू कर लिया केवल ये पता लगाने के लिए कि यह आर्थर था। अपराध बोध से भरा मैंने उसे कमरे में वापस बिठाया और उसे अपना सिर मेरी गोद में रखने दिया। आर्थर ने स्वीकार किया कि बगीचे की पार्टी का आयोजन उसे पूरी तरह से थका देने वाला था। उसे शांत करने के लिए मैंने धीरे से उसके बालों को सहलाया और एक पल में हवा बदल गई। आर्थर अचानक बैठ गया और मेरे इतना करीब आ गया जैसे मुझे चूमने वाला हो, लेकिन फिर उसने धीरे से मुझे धन्यवाद दिया। इस हाव भाव से मेरा चेहरा लाल हो गया और घबराहट से बचने के लिए मैं जल्दी से खड़ी हो गई और कहा कि वो पार्टी में वापस जा सकता है क्योंकि ये शायद देर हो गई थी। आर्थर ने मुझे थोड़ी देर और रुकने के लिए मनाने की कोशिश की लेकिन मैंने जवाब दिया कि मेरी कार्यक्रम की आवश्यकताएं मुझे पार्टी के कर्तव्यों को प्राथमिकता देने पर मजबूर करती हैं। मैं कमरे से बाहर निकलिया जाने बिना कि शार्लेट और उसकी संदिग्ध बिल्ली मेरा पीछा कर रही थी। जब मैं पार्टी में वापस आई तो मैं स्पष्ट रूप से खुद नहीं थी। आर्थर के साथ उस संक्षिप्त पल से अभी भी परेशान मैंने गलती से एक गिलास गिरा दिया और फिर रॉय के ऊपर पानी गिरा दिया। नाराज होकर रॉय ने मुझे मेरी लापरवाही पर डांटा और मुझे इलाके से बाहर जाने का आदेश दिया। मैं चली गई, खुद से अपमानित और निराश महसूस कर रही थी। मैंने अपनी मूर्खता को कुसाया, डरते हुए कि मेरी गलतियों से आर्थर को मुसीबत में डाल सकती है। जैसे ही मैं बगीचे के भूल भुलैया में भटक रही थी मुझे अचानक एक घुसपैठिया मिला जो एक बम लगा रहा था, स्पष्ट रूप से आर्थर को निशाना बना रहा था। बिना देर किए मैं उसके पीछे भागी और उसे एक त्वरित लड़ाई दी इससे पहले कि मैं टाइमर छीन लूं और उसे कुचल दूं। मैं वहां नहीं रुकी। गुस्से में मैंने उसे भूल भुलैया से उड़ा दिया जिससे वो पार्टी क्षेत्र में जा गिरा। मेहमान उस दृश्य को देखकर घबरा गए और इससे पहले कि मैं समझ पाती सभी की निगाहें मुझ पर थीं। वे चिल्लाए कि मैं एक उपद्रवी थी और मुझे एक सिरदर्द कहा। मैं हताशा में जमीन पर गिर गई, यह विश्वास करते हुए कि मैंने पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया था। फिर आर्थर मेरे पीछे आया, उसने मुझे धीरे से उठाया और मेहमानों से कहा कि वे घबराए नहीं क्योंकि मैंने अभी अभी एक घुसपैठिए को संभाला है जो उन सभी को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। तुरंत मेहमानों का रवैया बदल गया और वे ताली बजाने लगे। शार्लोट और कार्ल आर्थर के अपनी नौकरानी के प्रति विश्वास के स्तर से विशेष रूप से प्रभावित थे। इस बीच छत से देख रहा मेनार्ड आर्थर को उसकी कब्र तक ले जाने की अपनी योजना को बर्बाद करने के लिए मुझे कोस रहा था। फिर भी उसका संकल्प तनिक भी कम नहीं हुआ। उसने कसम खाई कि वो तब तक जारी रखेगा जब तक कि आर्थर अंततः गायब न हो जाए। उस रात दावत के बाद मैंने नौकरानी की वर्दी बदली और आर्थर से बालकनी में मिलने से पहले एक सुंदर पोशाक पहनी। मैंने कार्यक्रम को बर्बाद करने के लिए माफी मांगी लेकिन उसने मुझे आश्वस्त किया कि मैंने बहुत अच्छा किया है। आखिरकार मैंने तो हरे रंग के दाग भी हटा दिए थे। जब हमारी बातचीत चल रही थी आर्थर ने अचानक पूछा कि मुझे क्या ऊर्जा देता है और हकलाने से बचने की कोशिश करते हुए मैंने जवाब दिया कि मैं डबल बैटरी पर चल रही हूँ। आर्थर जो बेहद भोला था उस पर पूरी तरह विश्वास कर लिया। फिर अप्रत्याशित रूप से उसने मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे होठों पर धीरे से चूमा। इस हरकत से मैं हैरान रह गई। मैंने तुरंत आर्थर को धक्का दिया और ग्रीन हाउस में भाग गई। जो अभी अभी हुआ था उसके बारे में सोचते हुए मेरा सिर घूम रहा था। मैं घबराने लगिया। यकीन था कि आर्थर को पता चल गया है कि मैं एक इंसान हूँ। सुरक्षित दूरी से रॉय चुपचाप सब कुछ देख रहा था। अगली सुबह मैं अपने कर्तव्यों पर लौटते समय शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब मैंने आर्थर को नाश्ता परोसा और उसने मुझे नमस्ते कहा तो मैं स्वाभाविक रूप से जवाब देने के लिए संघर्ष कर रही थी। आर्थर ने मेरी घबराहट देखी और सोचा कि क्या मैं इंसान हूँ, लेकिन इसके बजाय उसने मुझे परखने का फैसला किया, मुझे विचलित करने की कोशिश करके। जब उसने एक बार फिर मुझे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मैं तुरंत पीछे हट गई, दूरी बनाए रखी। आर्थर ने हार नहीं मानी और हर जगह मेरा पीछा करता रहा, लगातार मुझे छूने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी। मैंने जल्दी से उसके छोटे से खेल को समझ लिया और उससे बचने के लिए जो कुछ भी कर सकती थी वो करने लगी, लेकिन आर्थर ने मुझे एक पल भी सांस लेने का मौका नहीं दिया। निराशा में मैंने एक आदर्श रोबोट की तरह काम करने की कोशिश की ताकि आपका ध्यान भटक सके, लेकिन ये सब और बुरा हो गया। जल्द ही रॉय ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया और मुझे निकाल दिया। भ्रमित होकर मैंने पूछा क्यों, और रॉय ने समझाया कि आर्थर को मुझ पर शक था।
यदि हम सावधान नहीं रहे तो वो सच्चाई का पता लगा लेगा। रॉय ने मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरी ज़रूरत की हर चीज़ का ध्यान रखेगा, लेकिन मुझे गायब होना पड़ा। मैंने उनसे पुनर्विचार करने की विनती की, लेकिन रॉय ने जोर देकर कहा कि आर्थर ने मुझ में बहुत अधिक निवेश किया था और दिखावा जारी रखने से चीज़ें और खराब हो जाएंगी। मुझे निकालने के फैसले को अंतिम रूप देने के लिए आर्थर ने अपने प्रतिस्थापन एक उन्नत रोबोट का खुलासा किया, जिसे उसने मैरी 2 कहा। कुछ देर बाद आर्थर अपनी नई नौकरानी से मिला, लेकिन भले ही उसके पास खतरनाक विशेषताएं हो, वह उसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकी। इस बीच मैंसली मैरी को छोड़कर जाना दिल तोड़ने वाला लगा, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मूल की नकल करने की कोशिश करते हुए मैरी 2 ने आर्थर को अपनी पीठ पर बैठने दिया और अपने पूर्ववर्ती की तरह ही काम करने की कोशिश की, लेकिन लगभग हमेशा आर्थर को नीचे गिरा दिया। आर्थर की उदासीनता केवल गहरी होती गई, और जैसे ही मैं जाने की तैयारी कर रहा था, मैंने रॉय से कहा कि मैं नौकरानी की वर्दी वापस कर दूंगा, क्योंकि मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं रखना चाहता था जो दुखद यादों को ताज़ा करे। उसी क्षण आर्थर बाहर आया और ये जानकर आश्चर्य व्यक्त किया कि मुझे निकाल दिया गया था। उन्होंने मुझसे सीधे कहा कि कोई भी दूसरी नौकरानी उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। दुर्भाग्य से मैरी 2 घर से बाहर निकल गई और तुरंत मुझे मूल मैरी को खतरे के रूप में देखा। हमारे बीच एक लड़ाई छिड़ गई, और भले ही मैं बहुत दृढ़ था, मैरी 2 ने जल्दी से बढ़त हासिल कर ली। जैसे ही वो मुझे खत्म करने वाली थी, आर्थर कूद गया और मेरे लिए उसका सामना किया। क्रोधित होकर मैंने पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक अच्छी तरह से लक्षित घूंसा माराया, घोषणा करते हुए कि ये प्रतिलिपि आर्थर की रक्षा के लायक नहीं थी। मेरी ओर दौड़ते हुए आर्थर ने मुझे गले लगा लिया और कहा कि वो चाहता है कि मैं उसके साथ हमेशा रहूं। बाद में मुझे पता चला कि मैरी 2 को और भी बेहतर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ ठीक और अपग्रेड किया गया था। रॉय ने तब मुझे सूचित किया कि अब से मैं और मैरी 2 आर्थर की रक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। यदि आप अंत तक देख रहे हैं तो टिप्पणी करें। आर्थर को पता चल गया है ताकि उन लोगों को चिढ़ाया जा सके जिन्होंने पूरी तरह से नहीं देखा।